नमस्कार दोस्तों, नववीं के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। और मेरा वीडियो बनाने का प्रावधान यही है कि इस महामारी की वजह से सभी जगह पर जो स्कूल जो है वो स्कूलें बंद हैं और ऐसी अवस्था में बच्चों में बहुत ही संभ्रम निर्माण हुआ है। और ऐसी अवस्था में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वगैरह आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अपने छात्रों के लिए मैं खुद क्यों ना वीडियो बनाऊं। इसलिए मैं नवीं के जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। और हम सबसे पहले आज जो है वो ये देखने वाले हैं कि हिंदी की जो पहली इकाई है उसमें पहली कविता जो है जिसका नाम है चांदनी रात, ठीक है। इस कविता को देखने वाले हैं और इसे लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है मैथिली चरण गुप्त, ठीक है। तो कविता को देखने से पहले हम थोड़ा सा मैथिली चरण गुप्त जी जो है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उनका जो परिचय है वो हम करा लेते हैं। और जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उस वक्त आपके सामने हिंदी की किताब होनी चाहिए, बराबर ना, क्योंकि जब भी कभी हम हिंदी की कविताएं देखेंगे या फिर कोई भी जो पाठ है वो उसे देखेंगे उस वक्त उस हर एक शब्द का जो भावार्थ जो है उसका अर्थ जो है वो हमें पता होना चाहिए, बराबर ना। और जब हम पढ़े उस वक्त तुरंत वो हमें समझ में आना चाहिए, बराबर ना। इसलिए हमारे सामने ये किताब बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो मैं वीडियो जो है वो छोटे छोटे वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए आप इस बात की ओर ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है वो कवि का परिचय कर लेते हैं। और ये जो कवि है इनका नाम है मैथिली चरण गुप्त जी। इनका जो जन्म है वो 3 अगस्त 1886 झांसी जो जिला है उत्तर प्रदेश का, झांसी जिले के चिरगांव में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो है 12 दिसंबर 1964 में इनकी मृत्यु हुई है। अभी देखिए आगे हम उनका परिचय यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ मैं। मैथिली चरण गुप्त जी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि है, बराबर ना। देखिए खड़ी बोली होती क्या है, जो आज की हिंदी है उसका ये पुराना रूप है। और आज जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं, बराबर ना, उसकी शुरुआत जो है वो खड़ी बोली से हुई है। और ये खड़ी बोली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, क्योंकि पहले खड़ी बोली को मान्यता नहीं थी कि उसे हम काव्य में स्वीकार करें, काव्य के लिए इसका इस्तेमाल करें, बराबर ना। और इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है मतलब मैथिली चरण गुप्त जी जो है इन्होंने ये जो भाषा है खड़ी बोली इसका उपयोग काव्य में किया, बराबर। और इन्हें सपोर्ट करने का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो किया है द्विवेदी जी ने। अब ये जो द्विवेदी जो है वो मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि उस समय ये अभी देखिए हिंदी साहित्य में ऐसे कुछ भाग है जैसे कि हम आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल देखते हैं। और इन आधुनिक काल के अंदर और छोटे छोटे विभाग है, और इन विभागों के अंदर अगर हम लोग देखें तो भारतेंदु युग आता है और भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है, बराबर। तो ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ये उस समय के एक बड़े कवि थे, बड़े समीक्षक थे। और इसीलिए ये जो युग था ये युग द्विवेदी जी के नाम से जाना जाता था। और उस युग में ये जो व्यक्ति है मैथिली चरण गुप्त जी, बराबर ना, ये व्यक्ति इनका मार्गदर्शन लेते हैं, किनका, द्विवेदी जी का। और ये उनके मतलब गुरु थे। और इस प्रकार से इन्होंने बताया कि तुम क्या करो, लिखो इसमें इस भाषा में खड़ी बोली में। और उन्होंने खड़ी बोली भाषा में कविताएं लिखना शुरू कर दी, ठीक है। इसलिए ये खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते, पहली बात। दूसरी बात जो है वो हम देखते हैं कि आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। देखिए अभी मैंने इनके बारे में मतलब इनका जो साहित्य है मैथिली चरण गुप्ता जी का वो भी पढ़ा है मैंने। और ये जो द्विवेदी जो है इनका साहित्य भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि इनके काव्य में मतलब ये जो व्यक्ति है कौन, मैथिली चरण गुप्त जी, इनके काव्य में नारी के प्रति बड़ी सम्मानता जो है, बड़ा सम्मान दिया गया है,
बराबर ना। और उन्होंने उनके ग्रंथ में एक जगह पर लिखा है कि महिला जीवन हाय तुम्हारी कहानी। इस पंक्ति से आप समझ जाएंगे कि उनका नारी के प्रति कितना मतलब वो उनका सम्मान करते थे। महिला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, सॉरी अबला जीवन, महिला जीवन, अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार से इन्होंने अपने रचनाओं में नारी का जो सम्मान है वो किया है। अभी बहुत जगह पर ऐसे मतलब उनके प्रति जो उनका सम्मान जो हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन देखिए, अगर हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में और ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो हमें वक्त ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी इनके बारे में थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी कविता की ओर बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, विशेषता नारी के प्रति करुणा की भावना से वो ओतप्रोत है। और मैंने आपको बताया अबला जीवन है तुम्हारी कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, इस प्रकार की वो नारी की स्थिति जो है उस नारी की स्थिति को उन्होंने प्रकट किया है अपने काव्य में। अब देखिए उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है। भी वैसे तो है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण दी गई है वही हम लोग देखेंगे। साकेत उनका ये महाकाव्य रहा है। उसके बाद यशोधरा है, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, भारती है, ये इनके खंड काव्य है। अभी देखिए महाकाव्य और खंड काव्य क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जो कविता आज देखने वाले हैं वो एक खंड काव्य से ली गई कुछ पंक्तियां हैं बस। और मैं आपको बताऊंगा खंड काव्य होता क्या है और महाकाव्य क्या है। अब देखिए यहाँ पर साकेत शब्द आया है। साकेत ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य रहा है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की जगत में, बराबर ना, क्योंकि ये पहला खड़ी बोली का ये महाकाव्य है, बराबर ना। और इसमें कुल 12 सर्ग है। सर्ग मतलब वो भाग है, कितने, 12। चलो, तो ये जो महाकाव्य है इसमें मतलब उर्मिला जो है वो इस महाकाव्य की नायिका है। अभी देखिए आप लोग सोचेंगे सर आप क्या बता रहे हैं हमें इतना मतलब ये डीप, लेकिन आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए ना कि हम क्या देख रहे हैं, किस व्यक्ति को देख रहे हैं। थोड़ा सा उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जान लेते तो जो कविता है वो समझने में हमें आसानी होगी, क्योंकि ये हिंदी के प्रमुख कवियों में से एक है, इसलिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी ही चाहिए, हाँ, नॉलेज के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए कि ये महाकाव्य जो है वो लिखने के लिए उनको 15 साल लगे। कितने साल लगे? 15 साल लगे। मतलब लगभग उन्होंने 1916 में इसे स्टार्ट किया था और 1932 में जाके ये कहीं पूरा हुआ था, बराबर ना। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, उसके कारण अलग अलग है, लेकिन वो आपको नहीं बताऊंगा क्यों। चलो, तो ये जो महाकाव्य है उसमें उर्मिला प्रमुख है। उर्मिला मतलब कौन? लक्ष्मण जो है, राम का भाई जो है, राम जी के जो भाई है लक्ष्मण, उनकी जो पत्नी है उर्मिला। क्योंकि जब वो वनवास के लिए चले गए थे 14 साल के लिए, उस वक्त ये घर में केवल अकेली थी। उस वक्त उनकी तरफ किसी कवि ने कोई साहित्य नहीं लिखा, उनके तरफ किसी ने देखा नहीं, इसलिए ये जो द्विवेदी जो थे इन्होंने इनको बताया कि तुम क्या करो, जो ये मतलब नारी है कौन, उर्मिला, हाँ, जो जिसे दुर्लक्षित किया गया है, उनके बारे में आप क्या करो, कोई तो भी एक रचना बनाओ। और इस प्रकार से उन्होंने ये रचना बनाई और इस रचना के वजह से वो हिंदी जगत में अमर हो गए। हाँ, और आगे देखिए, हमें अभी देखना है ये खंड काव्य। क्या देखना है हमें? खंड काव्य। और देखिए ये जो व्यक्ति है मतलब मैथिली शरण गुप्त जी, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। क्या? राष्ट्र कवि। अभी राष्ट्र कवि की उपाधि जो है इन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने बताया कि उनका सम्मान किया कि आप कौन हो? राष्ट्र कवि हो। इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है वो गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत भी आते हैं और एक राष्ट्र कवि के रूप में निखरते हुए हमें दिखाई देते हैं। और उनकी कविता जो है वो बहुत सारे ऐसे अंग जो है समाज के, उनके बारे में लिखने वाले ये व्यक्ति ठहरते हैं। और मैंने आपको बताया कि नारियों के प्रति इनके मन में बड़ी श्रद्धा और सम्मान था। इसको भी हमें उनके साहित्य में जगह जगह पर देखने के लिए मिलता है। अभी देखेंगे खंड काव्य।
हाँ, अभी खंड काव्य क्या होता है और महाकाव्य क्या होता है। अभी देखिए, महाकाव्य का बिल्कुल एक पंक्ति में बताता हूँ आपको। महाकाव्य का मतलब ये है ऐसा काव्य, अभी महा मतलब बड़ा, काव्य मतलब आपको पता है कविता, ऐसा काव्य कि जिसमें किसी महान व्यक्ति के बारे में या फिर जिसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की सारी घटनाएं जो है वो उसमें निहित होती है। किसमें? महाकाव्य में। खंड काव्य में क्या कि उस व्यक्ति के किसी महत्वपूर्ण जो घटना जो होती है उसके जीवन में, हाँ, उस महत्वपूर्ण घटना के बारे में हम जब लिखते हैं तो वो होता है खंड। खंड मतलब विभाग, बराबर ना। तो उस काव्य को हम कहेंगे खंड काव्य। और इस खंड का मतलब ये कौन सा खंड काव्य है? पंचवटी। पंचवटी खंड काव्य से यहाँ पर जो कविता की कुछ पंक्तियाँ ली गई है वो है चांदनी रात। क्या? उस खंड काव्य की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर ली गई है जिसका वर्णन चांदनी रात के रूप में यहाँ पर किया गया है। वो ये जो कविता है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए मैं यहाँ पर जो परिभाषा बताई गई है अपनी किताब में वो बताता हूँ। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं होता। छोटी छोटी जो कहानियाँ, उपकहानियाँ जो होती है, घटनाएं जो होती है, उसका जिक्र इस खंड काव्य में नहीं होता। केवल क्या होता है, किसी एक ही घटना की प्रधानता इसमें होती है, उसे हम लोग कहते हैं खंड काव्य। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो व्यक्ति है वो 12 वर्ष के आयु में जब वो आए थे, 12 वर्ष के जब थे वो, तब से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अभी देखिए कि हम सीधे अभी आ जाते हैं कविता की टाइटल, जो कविता का जो टाइटल है चांदनी रात। यहाँ पर अभी देखिए कि कवि जो है, कवि ने चांदनी रात शब्द का टाइटल यहाँ पर दिया गया है। अभी चांदनी रात का मतलब क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चांदनी मतलब चांदनियाँ होती है, और चांदनियों की रात मतलब चांदनी रात। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टीचर ने भी ऐसा ही बताया था, इसलिए मैं आपको ये टाइटल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। चांदनी रात का मतलब होता है चांद की रोशनी। ऐसी रात जिस रात में चांद की जो रोशनी है वो रहती है, जिसे हम पूर्णिमा भी कहते हैं। लेकिन ये जो है वो देखिए हम लोग कहते हैं ना कि चांद जो है वो 16 कलाओं से पूर्ण होता है, और 16 कलाओं से पूर्ण होने के बाद वो पूरा दिखाई देता है वगैरह वगैरह, बराबर ना। और हर दिन उसकी जो कला है वो बदलती रहती है, या फिर कुछ दिनों के बाद बदलती रहती है। ठीक है, चलो, तो इसे हम लोग ज्योत्सना भी कहते हैं, कौमुदी कहते हैं, जो हम कह सके, हाँ, चंद्रिका भी कहते हैं हम लोग इसे। ठीक है, बराबर ना। तो चांदनी रात जो है, इस शब्द का अर्थ मैंने आपको बताया कि चांद की रोशनी या फिर चांद का उजियाला, बराबर ना। चलो, तो हम लोग देखते हैं, या फिर कभी कभी हम लोगों ने मतलब ये सुना होगा ना कि माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होती है, उस वक्त कोजागिरी होती है, बराबर ना। और ऐसे अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, उस अमृत वर्षा होती है ऐसा कहते हैं, और अमृत वर्षा के उस रात में हम लोग क्या करते हैं, खीर वगैरह बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। एक प्रकार से हम लोग उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की बात हम लोग कह सकते हैं अपने भारतीय इसके अनुसार, कल्चर के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार। ठीक है, अभी देखिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुए अवनी और अंबर तल में। ठीक है, अभी यहाँ पर 15 मिनट जो है वो हो गए शायद, इसलिए अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। तुरंत इसके बाद में दूसरा वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा। ठीक है, और ये वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरा वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये आधा अधूरा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना। और जब तक आप इसे देखते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केवल मैंने आपको यहाँ पर ये जो मैथिली शरण गुप्त जी जो है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई है। ठीक है।